नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। आज हम अध्याय 6 देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो इसकी स्टार्टिंग की गई है वो सलीमा नाम की लड़की से की गई है। तो यहाँ पे हम सलीमा की जगह पे लयक शब्द का यूज करेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लयक अपने ग्रीष्म अवकाश से बहुत प्रसन्न थी। तो लयक नाम की एक लड़की होती है, वो गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में घूमने गई थी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब बस धीरे धीरे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी मनोरम लग रही थी। तो आप भी अक्सर कभी न कभी बस से जाते ही होंगे, तो आपने देखा होगा कई तरह की स्थलाकृतियाँ सामने देखने को मिलती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी देखने को मिलती हैं। और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे उनका आकार भी बदलता रहता है, यानी नई नई वनस्पति आती जाती हैं, पुरानी जिसको आप देख चुके हैं वो पीछे छूटती जाती है। कश्मीर में स्थित लद्दाख और लाहौल के शुष्क वन धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो वो बस से आगे जा रही होती है तो क्या होता है, जो लद्दाख और लाहौल के शुष्क वन होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने का मतलब कि वो पीछे छूटते जा रहे होते हैं। और पर्वत की ढलानों पर हरी भरी देवदार, चीड़ और बर्च के लंबे वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। तो आगे जैसे जाती है तो उसको दूसरे पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, देवदार, चीड़ और बर्च के। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। तो उसको ये पता चलता है कि ये वृक्ष कैसे हैं, ये शंकुधारी वृक्ष हैं। लंबे वृक्षों पर खिले पीले पीले फूलों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। अक्सर आपको भी वही पौधे पेड़ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें अच्छे फूल आते हैं। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। तो जिस फूलों को लड़की देखती है वो कौन से थे, रोडोडेंड्रोन नाम के वो फूल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये दिख रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा पुष्प है तो सबका मन उसकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। मनाली से आगे जोगिंदरनगर तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी ढलानों और उपजाऊ स्थानों पर सीढ़ीदार खेती से ढकी हुई थी। तो मनाली से आगे जैसे वो जाती है जोगिंदरनगर तक के रास्ते में उसने क्या देखा कि जो भूमि थी वो छोटी छोटी ढलानों और उपजाऊ स्थानों पर सीढ़ीदार खेती से ढकी हुई है। तो किस तरह से खेती होती है, इस तरह से सीढ़ी नुमा वहाँ पे बना करके वहाँ पे खेती की जाती है। लयक के अवलोकन से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की मापाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो लयक के अवलोकन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल होता है वो और वनस्पति, यानी कि किसी भी स्थान की वनस्पति उस पर डिपेंड करती है, कहाँ पे, उस स्थान पे। कि जैसे जैसे स्थान में परिवर्तन आता है वैसे वैसे वहाँ की वनस्पतियों में भी भिन्नता आती जाती है। मापाई के परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो यानी कि स्थल में पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, क्या है, उसके अनुसार क्या होता है, वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन आता है। और इसी कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आ जाता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो याद रखिए, वनस्पतियों की वृद्धि किस पे निर्भर होती है, तापमान पे और नमी पे निर्भर करती है। आगे देखते हैं। इसके अलावा यह मृदा की ऊंचाई और मोटाई जैसे कारणों पर भी निर्भर करती है। क्या चीज़, वनस्पतियों की वृद्धि। इन कारणों में अंतर किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की घनता और प्रकार में भी परिवर्तन लाता है। तो किन कारणों में अंतर, मान लीजिए वहाँ की मिट्टी की ऊंचाई हो गया, उसकी मोटाई हो गई, वहाँ का तापमान हो गया। अगर ये सब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, वहाँ की वनस्पतियों की डेंसिटी में भी परिवर्तन आ जाता है। व्यापक रूप से प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती है उनको कितने प्रकार से मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वन के बारे में, जिसको फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे उपयुक्त तापमान और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारणों के आधार पर घने और खुले वन विकसित होते हैं। वन क्या होता है, वन जहाँ पेड़ पौधे उपरयुक्त यानी कि अपने अनुसार तापमान और उनके अनुसार उनके अकॉर्डिंग उनको पर्याप्त रन यानी कि वर्षा मिलती है, ऐसे क्षेत्रों में ये वन अपने आप उगते हैं। इन कारणों के आधार पर घने यानी डेंस या फिर ओपन वन यहाँ पे अपने आप विकसित हो जाते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ लेक ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। तो उसने क्या परिवर्तन देखा कि जो नए वृक्ष उसने देखे वो सभी पीछे छूटते गए और उसको नए नए आगे वृक्ष देखने के लिए मिलते गए, जिनमें से उसको शंकुधारी यानी शंकुआकार वृक्ष देखने के लिए उसको मिलते हैं।
हिमालय में कश्मीर से लेकर मपाई तक लेक ने किस प्रकार की वनस्पतियों को देखा। तो उसने कई तरह की वहाँ पे वनस्पतियाँ देखी थी, जिसमें से उस फूल के बारे में वर्णन भी किया गया था। लेक की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें और उन कारणों पर विचार करें जिनकी वजह से ये वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती है। तो वनस्पतियाँ किस वजह से, तापमान हो गया, वहाँ की वर्षा हो गया, वहाँ की मिट्टी की डेंसिटी हो गई, उसकी मोटाई हो गई, इन सब पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, पेड़ों की कटाई, चराई, लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग आदि के रूप में होता है। तो किस चीज़ का, वन का उपयोग होता है। उस क्षेत्र में यदि कोई मानवीय हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखते हैं, हमारा पर्यावरण ये पुस्तक का नाम है। तो हमने पहला देखा वन, दूसरा क्या है, घास स्थल, जिसको ग्रासलैंड भी बोलते हैं। वे क्षेत्र जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास भी देखते होंगे घास अपने आप उगाती है जब थोड़ी सी भी बारिश होती है। फिर तीसरे, अगला है कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ी नुमा वन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और झाड़ी नुमा ये सब पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे कम वर्षा होती है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई गई है। इनको पानी की कम आवश्यकता होती है, अगर कम पानी भी है तो वहाँ पे भी ये अपने आप उगाते हैं। लेक हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को सुना रही थी। तो लेक नाम की जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से सारी बातें कर रही होती है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। जाहिर सी बात है उसके फादर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कई सारे स्थानों पे वो घूम चुके होंगे। हो सकता है वो किसी अच्छी पोस्ट में जॉब कर रहे हो तो उनकी ऐसी जॉब ही रही हो कि वो विश्व के हर जगहों पे घूमते रहे हों। उन्होंने लेक को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। तो उन्होंने लेक को क्या बताया कि महाद्वीप कई तरह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान, वर्षा सब अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। तो उसके अनुसार वहाँ पे अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो उसके पिताजी ने उसको उन सभी के बारे में बताया। उन्होंने विषुवतीय देशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, समशीतोष्ण प्रदेशों में शीतोष्ण पर्णपाती वन और अन्य कई जानकारियाँ दी। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिल रही है कि मान लीजिए कहीं विषुवतीय रेखा के पास जो भी देश हैं वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। समशीतोष्ण प्रदेशों में शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं और अन्य कई जानकारियाँ दी। लेक समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में जो भिन्नता पाई जाती है किस वजह से होती है, जलवायु में परिवर्तन के कारण होती है। आगे देखते हैं, विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब हम इनके गुण और वहाँ पाए जाने वाले जीवों की जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो वन पाए जाते हैं किस तरह के होते हैं और वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वन में से सबसे पहला आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन भी, वर्षा वन भी बोला जाता है। यह वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। तो आपने जब ग्लोब देखा होगा, जब आप ग्लोब देखते हैं तो उसके बीच से जो रेखा गुजरती है वो भूमध्य रेखा होती है और यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा, और नीचे क्या होती है, मकर रेखा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट ये सभी उष्णकटिबंधीय में आते हैं। यह क्षेत्र गर्म होता है और यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। तो गर्म क्यों होता है, क्योंकि सनलाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट पड़ती है। कभी इधर की तरफ ज़्यादा पड़ती है तो कभी इधर की तरफ। तो ये क्या होता है, सन के इधर उधर रोटेशन की वजह से, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, यानी कि यहाँ कभी सूखा नहीं होता। अगर हमेशा सनलाइट पड़ती है तो उसके अनुसार फिर यहाँ पे हमेशा बारिश भी होती रहती है। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह कभी नहीं झड़ती हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो भी वन यहाँ पे पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ पूरी तरह से कभी नहीं झड़ती। आपने अमेजन जंगल के बारे में सुना होगा, जो कि दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो वो भी क्या हैं, वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वो भी इसी भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। तो वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो इस तरह के वनों में क्या होता है, इनकी पत्तियाँ हमेशा बरकरार रहती हैं, कभी गिरती नहीं हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये कितने घने दिखाई देते हैं। कई तरीके के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये काफ़ी डेंस होते हैं, इसलिए इन्हें सदैव हरे यानी कि एवरग्रीन कहते हैं। तो एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियाँ हमेशा इन पर लगी रहती हैं। आगे देखते हैं, काफ़ी ऊंचे पेड़ों की मोटी छत्राकृति यानी कि कैनोपीज। कैनोपी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पौधा हो गया, इसकी पत्तियां इस तरह से बनी हुई होती हैं, तो ये जो पूरा इसका आवरण होता है पत्ती वगैरह मिलाकर के, ये सभी इसके कैनोपी बन जाते हैं। कैनोपी होने के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के भीतर तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इतनी पत्तियां घनी होती है कि सनलाइट ये डायरेक्ट अगर पड़ती भी है तो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इतनी घनी यहाँ पे पत्तियां हैं कि ऊपर ही रुक जाता है, ज़मीन तक ही सनलाइट नहीं पहुँच पाती। सामान्यतः यहाँ बाँस, महोगनी, रोजवुड आदि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सामान्यतः क्या पाया जाता है? बाँस पाया जाता है, महोगनी और रोजवुड आदि तरह के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, इसको देख लेते हैं। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये पाई जाती है। तो देखिए, अमेजन नाम से जंगल भी है जो कि ब्राज़ील में है, और वहीं पे अमेजन नाम की एक नदी भी बहती है। आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीजन वहाँ से निकालते हैं, जो कि हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको शीतोष्ण पर्णपाती वन या फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन समशीतोष्ण वन होते हैं। यहाँ पे पर्णपाती से आप समझ पा रहे होंगे, तो मतलब इसका पत्ता गिरता होगा, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य यूरोप के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और मध्य यूरोप के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संतुलन रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो क्या करते हैं? पेड़ अपनी पत्तियाँ क्यों गिराते हैं? ये जल को संतुलित रखने के लिए, ताकि जल का ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन ना हो सके, इसलिए ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिखाई दे रहे हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ कौन कौन से होते हैं? साल होता है, सागौन होता है, यूकेलिप्टिस होता है, शीशम, ये सभी पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। नरम लकड़ी के पेड़ पाइन, फर, सीडर, इन सभी के निर्माण में सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन देशों में पाए जाने वाले जानवर, अब यहाँ पे जानवर क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, भालू पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, गोल्डन लंगूर, पांडा आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बाघ है, ये एक बंदर है जिसको लंगूर बोला जाता है, और यहाँ पे आप हाथी, गेड़े ये सभी देख पा रहे होंगे, हाथी का चित्र दिया गया है। अब अगला देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण, या तो इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं या फिर इसको शीतोष्ण सदाबहार वन भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन इस तरह से दिखाई देते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तो जो भी महाद्वीप है इसको ईस्टर्न पार्ट, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है? ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो ये ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर ये पूरा एशिया इधर दिया गया है, तो एशिया के दक्षिण और पूर्व इस पार्ट में ये पाए जाएंगे। दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में से भी पाए जाते हैं, यानी इनका रिलेशन देखा जाए तो पूर्व की ओर ज़्यादा है, पूर्व की तरफ ये पाए जाते हैं। यहाँ पे किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ओक पाया जाता है, पाइन पाया जाता है, और यूकेलिप्टिस जैसे नरम और कठोर दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वन टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। ऊंचे अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण शंकुधारी वन मिलते हैं। ये उत्तरी यूरोप, कनाडा, चीन, न्यूजीलैंड और उत्तरी एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे पाइन पाया जाता है जिसको चीड़ बोलते हैं, स्प्रूस पाया जाता है, सीडर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ के अगर जानवरों की बात करें तो भेड़िया, लोमड़ी, भालू आदि
इसके अलावा गिलहरी और मुर्गे जैसे पक्षी भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये फ्रीजेंट हो गया और ये मोनाल हो गया। इसके बारे में आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो जो अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक क्षेत्रीय पूर्णक वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बीच, एस, बर्च आदि हैं। इनमें हो सकता है कि आपने अभी तक सुना ना हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पे हिरण, लोमड़ी, गिलहरी आदि यहाँ के मुख्य जानवर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनके वृक्ष काफ़ी लंबे लंबे दिख रहे हैं। पृथ्वीगत वृक्ष शुष्क झरने ऋतु में स्वयं को झाड़ लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। तो ये अपनी पत्तियों को क्यों झाड़ देते हैं? ताकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक सके और पानी पेड़ों के अंदर सुरक्षित रह सके। पृथ्वीगत प्रदेश को फलों के उत्पादन के कारण, यहाँ पे पृथ्वीगत जो प्रदेश है इनको फलों के उत्पादन के कारण विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखी वनस्पतियाँ, यानी कि जो भूमध्य रेखा के पास वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। इसको मेडिटेरियन वेजिटेशन भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी किनारों पर यह अलग हैं। तो यानी कि पश्चिमी भाग पे अलग हैं और पूर्वी भाग पे अलग हैं। तो पूर्वी के साथ कौन जाएगा? दक्षिण पूर्व, और पश्चिमी के साथ उत्तर पश्चिम। यहाँ भूमध्य रेखी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। तो ये कहाँ पे लगे हुए हैं? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग इस तरह से दिखाई देते हैं, देशों में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है भूमध्य रेखी वनस्पतियाँ। ये वनस्पति भूमध्य सागर से बाहर के देशों जैसे कि कैलिफोर्निया, ये अमेरिका में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। यानी कि ये भूमध्य रेखा के साथ साथ कुछ और भागों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर पौधों की बात की जाए तो यहाँ पे अंगूर, जैतून, संतरा जैसे फल भी उगाए जाते हैं। इसी कारण भूमध्य सागर क्षेत्र को विश्व का फल कटोरा यानी ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि विश्व का फल कटोरा कहाँ वो पे पाया जाता है, तो ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं। देखिए यहाँ पे ये होगा कि जैसे क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे तो हमको क्या होगा, सारा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ अगर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा मैं लास्ट में अभ्यास के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। वो क्वेश्चन करने से ये होगा कि जो भी यहाँ पे टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमको वहाँ पे रिवाइज मतलब उसका सभी का रिवीजन हो जाएगा प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ प्रश्न है कि शीतोष्ण शंकुधारी वनों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वनों से ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पाए जाएंगे, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों में ही ये पाए जाते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वनों में चीड़, स्प्रूस और सीडर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। फिर अगला है भूमध्य सागर क्षेत्र को विश्व का फल का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में अंगूर, जैतून और संतरे जैसे फल बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं, इसलिए इसको विश्व का फल कटोरा भी बोला जाता है। अब देखते हैं आगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की वनस्पति, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास में क्या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के क्षेत्र शुष्क यानी सूखे और वर्षा वाले दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें गर्म सूखे मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक है। तो यहाँ पे अधिक क्या है, गर्म सूखे मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी इच्छानुसार खेती करते हैं, इसलिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को बहुत हद तक नष्ट कर दिया गया है। तो वहाँ पे जो भी नेचुरली अपने आप वनस्पतियाँ उगती हैं उनको नष्ट कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि लोग वहाँ पे खेती करते हैं और खेती करने के लिए खेत बनाए जाते हैं। खेत बनाने के लिए कई सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। यहाँ का वन्य जीवन भी कम ही है, यानी कि यहाँ पे वनों में जीव जंतु यानी कि जो जानवर हैं वो भी कम पाए जाते हैं। फिर शीत मरुस्थलीय या फिर शंकुधारी वन, इनको कैनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के ऊंचे अक्षांशों यानी 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ इस चित्र से आप देख सकते हैं कहाँ पाए जाते हैं शंकुधारी वन, और यहाँ पे दिया है हिमाच्छादित शंकुधारी वन। तो ये
आपको चित्र से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये पहाड़ों पर्वतों में पाए जाते हैं। इन्हें टाइगा भी कहते हैं। तो टाइगा किन्हें कहते हैं? जो शीत मरुस्थलीय शंकुधारी वन होते हैं, इनको टाइगा कहते हैं। ये वन अधिकतर पठारों पर पाए जाते हैं या फिर पहाड़ों में भी पाए जाते हैं। ये बहुत ऊंचे और सीधे तनों वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कागज़ यानी कि प्रिंट कागज़ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पल्प और सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे पाइन पाया जाता है और स्प्रूस पाया जाता है। यहाँ के मुख्य जानवरों की बात करें तो भालू, लोमड़ी, बर्फीला खरगोश आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन की भी ऊंचाई, पर्वतीय वन किसी भी ऊंचाई यानी अल्टीट्यूड तक पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पतियाँ भी बदलती जाती हैं। यानी जो पर्वत या पहाड़ होते हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग, मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, जैसे कि आप मान लीजिए हिमालय को ही आप देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ऊंचाई के अनुसार अलग अलग वनस्पतियाँ वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इन वनों में अधिकतर नमी युक्त क्षेत्रीय वनस्पति पाई जाती है। ये वन ढलानों से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। हिमालय पर्वत का वनस्पत क्षेत्र भी इसी प्रकार का है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, पांडा, हिरण, लाल पांडा आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ये चित्र से आप देख सकते हैं शंकुधारी वन और यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ वन दिखाया गया है। कुछ फैक्ट दिया गया है। रूसी भाषा में टैंगा का अर्थ है शुद्ध या फिर अनछुआ। तो टैंगा का क्या मतलब होता है? जो कि शुद्ध हो या फिर जिसको अभी तक उजागर न किया गया हो, यानी वो अभी तक अनटच है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि टाइगा का क्या अर्थ है और यह कहाँ पाया जाता है? तो टाइगा का अर्थ है शीत मरुस्थलीय वन। टाइगा का क्या मतलब होता है? शीत मरुस्थलीय वन। यह उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांश के बीच विशेषकर रूस, कनाडा और साइबेरिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? बर्फ ही बर्फ होती है साइबेरिया वगैरह में। अगला प्रश्न है शीत मरुस्थलीय वनों से हमें क्या क्या मिलता है? तो इन वनों से हमें लकड़ी मिलती है जिनका उपयोग कागज और पल्प से सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय वनों में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वनों में बाघ, तेंदुआ, पांडा, हिरण और लाल पांडा यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हमारा पर्यावरण, ये पुस्तक का नाम है शीतोष्ण घास भूमि। इसको टेम्परेट ग्रासलैंड भी कहते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में पाई जाती है। यहाँ की घासें छोटी और बिरल, छोटी छोटी झाड़ियों जैसी होती हैं। घास आपने देखा होगा छोटी छोटी ही होती हैं। शीतोष्ण प्रदेश में आमतौर पर टांगी घास, कब्बाय घास, एंटीलोप घास पाई जाती है। तो ये क्या है? घास की प्रकार है। टॉगी घास, कब्बाय घास, एंटीलोप घास। यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस तरह से दिखाई देते हैं। अगला है औषधीय वनस्पतियाँ। इसको मेडिटेरियन भी वेजिटेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आसपास पाई जाती हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागरीय तटवर्ती प्रदेश, यूरोप के पश्चिमी भाग, यहाँ की गर्मी लंबी होती है और वर्षा यहाँ भी बहुत कम होती है। इस कारण यहाँ की वनस्पति कम है। विश्व के नक्शे पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को दिखाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत का कोई भी बड़ा भाग भूमध्य सागर से नहीं टच होता क्योंकि भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। भूमध्य सागर भारत से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पे भेड़िया यानी वोल्फ पाया जाता है, जिराफ, कंगारू, रेगिस्तानी लोमड़ी, ऊँट, हिरण, जेब्रा आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आप जिराफ को देख पा रहे होंगे। अगला है टुंड्रा वेजिटेशन। इसको ट्रंका या फिर टुंड्रा ही बोला जाता है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है इसको कहते हैं। यह शीतोष्ण यानी ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अधिकतर ठंडे प्रदेश का मतलब क्या हुआ? जैसे कि यूरोप हो गया, एशिया, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में पाई जाती है। यहाँ केवल छोटी छोटी झाड़ियाँ, काई जिसको मॉस बोलते हैं, लाइकेन भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे बाल और मोटी खाल होती है। तो बाल किस लिए होते हैं? ठंड से उनकी सुरक्षा करने के लिए, ताकि वो ठंडी जलवायु में सुरक्षित रह सकें। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव की बात करें तो यहाँ पे हिरण, ध्रुवीय भालू जिसको पोलर बियर आपने सुना होगा, आर्कटिक फॉक्स और हिम खरगोश यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो टुंड्रा वेजिटेशन में। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये है बालरस,
ये वालरस, ये ध्रुवीय पोलर बियर है और ये सील है। इसके अलावा और जीवों की बात करें तो यहाँ पे पेंगुइन पाई जाती हैं, सील आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। अब कहानी की पे लौट के आते हैं, वो जो लड़की की कहानी थी उसके पिता के साथ। तो लाइनेक और उसके पिता की तो लाइनेक ने वन चित्र देखी और पाया कि लोग पेड़ों को काट रहे हैं। तो लाइका ने एक वन चित्र देखा, उसमें उसने ये पाया कि लोग पेड़ों को काट रहे थे। उसके पिता ने समझाया कि लोग खेती और घर बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं। ने सोचा यदि पेड़ काटे जाते हैं तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, वर्षा, लकड़ी, फल और पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पाएगा। तो छोटी सी बच्ची, उसके मन में सारे सवाल आते हैं कि अगर सभी पेड़ अभी से काट लिए जाएंगे तो ऑक्सीजन, वर्षा, लकड़ी, पशुओं के लिए चारा भविष्य में नहीं मिल पाएगा। लाइनेक का सवाल है, अगर सारे पेड़ काट दिए जाए तो वन्य जीवन और मानव जीवन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये उस बच्ची के मन में सवाल आता है। तो इसका सही उत्तर अगर पर्याप्त आंसर देने का प्रयास करें तो क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा अगर सभी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो, और जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, शीतोष्ण घास भूमि किन किन महाद्वीपों में पाई जाती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको यहाँ पे अब रिवाइज करने का वक्त है, तो उसको रिवाइज करते हैं। ये मध्य एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है, भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में लिखिए। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य सागर के आसपास के देशों में पाई जाती है। यहाँ की गर्मी लंबी होती है और वर्षा यहाँ पे कम होती है। यहाँ ऑलिव, अंगूर और छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला है, टुंड्रा प्रदेश की विशेषता बताइए। तो टुंड्रा प्रदेश एक ठंडा क्षेत्र है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ हिरण, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक फॉक्स और पेंगुइन जैसे जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ काट दिए जाएं तो भविष्य में क्या क्या दिक्कतें होगी। पेड़ काटने से ऑक्सीजन, वर्षा, लकड़ी, फल और चारा कम हो जाएंगे, जीवन संतुलित हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे हम करेंगे, ताकि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है वो हमें याद हो सके। देखिए, बचपन में हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते थे उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास का प्रश्न की टीचर करवाते थे। उससे होता ये था कि हमने जो भी पढ़ा है वो सभी हमको रिवाइज होता था और काफ़ी लंबे समय तक याद रहता था। तो अगर यहाँ पे हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका प्रश्न उत्तर करेंगे तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है वो काफ़ी लंबे समय तक हमको याद रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे संक्षिप्त उत्तर देना है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारणों पर निर्भर करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, वनस्पतियों का विकास मुख्य रूप से जलवायु और मृदा पर निर्भर करता है। तो दो कारणों की बात की जा रही है, तो जलवायु और मृदा यानी क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करता है। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन सी है। तो प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियों में क्या क्या हमने पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा, ग्रासलैंड पढ़ा और यहाँ पे श्रुप्स यानी झाड़ियों के बारे में हमने पढ़ा। समशीतोष्ण सदाबहार वनों में 2 पतझड़ वाले वृक्षों के नाम लिखिए। तो जो समशीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे 2 पतझड़ वाले वृक्षों के नाम क्या होंगे। तो पहला यहाँ पे ओक हो गया और दूसरा मेपल। इसके अलावा भी और कई तरीके के वृक्ष होते हैं जिनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, या और अधिक जानकारी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। विश्व के किस भाग में समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी एशिया और पूर्वी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला है, नारियल और रबर के पौधे किस जलवायु में उगते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु यानी कि गर्म और आर्द्र में उगते हैं। अगला है, शंकुधारी वनों के 4 उपयोग बताइए। तो जो शंकुधारी वन होते हैं जो पर्वतों या पहाड़ों या पठारों में पाए जाते हैं, तो उनका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग किस लिए होता है, लकड़ी, ईंधन और निर्माण के लिए। फिर इसका अगला उपयोग है कागज़ बनाने में होता है, गोंद व रेजिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी इन पौधों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के किन भागों में सवाना घास भूमि पाई जाती है। तो सवाना घास भूमि मुख्य रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प को चुनना था। तो ऊंट और लोमड़ी कहाँ पाए जाते हैं। तो ऊंट और लोमड़ी रेगिस्तानी वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ऊंट से आप समझ पा रहे होंगे कि रेगिस्तान में पाए जाएंगे। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये गर्म और शुष्क यानी कांटेदार झाड़ियाँ रेगिस्तानी जगहों पे ही मिलती हैं, तो वहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु होती है। अगला है, समशीतोष्ण पर्णपाती वनों का एक सामान्य जानवर क्या है। तो वहाँ पे हिरण पाया जाता है। अगला है, शंकुधारी वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष। तो यहाँ पे चीड़ यानी पाइन पाया जाता है।
स्टेपी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य एशिया में पाई जाती है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है कि स्टेपी नाम की ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। ज्ञान के लिए कुछ प्रश्न दिए गए थे, इसको देख लेते हैं। ओक ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन का एक पेड़ होता है। देवदार शंकुधारी वन का एक पेड़ होता है। जिराफ ये सवाना यानी घास भूमि का एक जानवर होता है। अगला है गेहूं, ये समशीतोष्ण घास भूमि में पाया जाता है। अगला है कैक्टस, ये मरुस्थल का पौधा है। फिर है मक्का, ये प्रेयरी घास भूमि में पाया जाता है। कारण बताइए, ऐसे कुछ प्रश्न है जैसे कि मरुस्थल क्षेत्रों के जानवरों की खाल मोटी क्यों होती है? क्योंकि मोटी खाल और मोटे बाल उन्हें तेज गर्मी व पानी की कमी से बचाते हैं। अगला है समशीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष शुष्क ऋतु में अपने पत्ते क्यों गिरा देते हैं? ताकि पानी की कमी को वो संतुलित कर सकें और जीवित रह सकें। अगला प्रश्न है वनस्पति का प्रकार और घनत्व स्थान स्थान पर क्यों बदलता रहता है? क्योंकि यह जलवायु, मिट्टी और ऊंचाई पर निर्भर करता है, इस वजह से बदलता रहता है। तो इस तरह से ये अध्याय हमने देखा जो कि काफ़ी प्यारा था। यहाँ पे हमने वनों के बारे में देखा, वनों में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं और वहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और वहाँ किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये सारी जानकारियाँ हमने ली। उसके अलावा हमने यहाँ पे अभ्यास के जो कुछ प्रश्न दिए गए थे वो भी हमने किया, ताकि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा वो सभी यहाँ से हम रिवाइज कर पाएँ। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।